एमसीपी डिस्कस करने के साथ साथ क्या किया था हमने? वो एक CI/CD बनाई थी और वो एक एमसीपी सर्वर को डिप्लॉय किया था। अच्छा, वो CI/CD से रिलेटेड तो आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे ना, ईजी लग रहा होगा कि बस गिटहब एक्शंस की फाइल बनानी है और गिटहब एक्शंस की फाइल के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दी प्लेटफॉर्म आप जिसके ऊपर डिप्लॉय कर रहे हो। जैसे हम लोग हगिंग फेस के स्पेसिस के अंदर डिप्लॉय कर रहे थे तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। अगर हम गिटहब एक्शंस के थ्रू अगर हम एक मिसाल रेंडर के ऊपर या कहीं और भी डिप्लॉय करें तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी और वो काम भी हमारा हो जाएगा। अच्छा, एमसीपी से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को कि भाई क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे इसके अंदर? सबको क्लियर है? सही है। सो आप लोगों के हैकाथॉन्स कैसे जा रहे हैं अभी? कौन सा हैकाथॉन चल रहा है अभी? ज़ीरो। ज़ीरो में क्या क्या था? भूल गया शायद। डिजिटल एफटी नहीं, वो टैग स्टैक बताए ना, वो तो ठीक है। माइक्रो सर्विसेज भी हैं उसमें, ये सिंपल वॉचर स्क्रिप्ट वगैरह है, एजेंट्स वगैरह हैं। हाँ सिंपल। सही। अच्छा, ये हैकाथॉन कौन कौन फॉलो कर रहा है प्रॉपरली और किसने बिल्कुल एकदम से ना छोड़ दिया? छोड़ने वाले तो नहीं बताएंगे, जिन्होंने छोड़ दिया जो फॉलो कर रहे हैं वो हैंड रेस कर लें, बाकी हम समझ जाएंगे। वो टाइप स्क्रिप्ट की तरह ना इंसर कर लेंगे। अच्छा, जो फॉलो कर रहे हैं वो ये हैं। ये हैकाथॉन्स जो हैं, अगर आप इन लोगों की टाइमलाइन इनकी वो देखें ना, डिस्क्रिप्शंस देखें कि भाई किस तरीके से भरे हुए हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स हैं अगर इनको तरीके से किया जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा था, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने टू डू ऐप बनाई हुई है। अगर आप इसको थोड़ी सी अगर एफर्ट लगाए ना, टू डू ऐप की जगह उसकी ऐप चेंज कर दें तो वो एक बहुत अच्छा जो आपकी जो पोर्टफोलियो है ना उसका प्रोजेक्ट है। जैसे कि उसके अंदर जितनी टेक्नोलॉजीज हमने यूज़ की हैं कि हमने डॉकर यूज़ कर रहे हैं हम उसके अंदर कंटेनराइजेशन के लिए, हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को दिमाग में रखते हुए चल रहे हैं कि भाई हमें इस तरीके से काम करना है। उसके बाद हम फास्ट API वगैरह कर रहे हैं, हम स्पैक क्या नाम है अपना स्पैकिफाई वगैरह यूज़ करके स्पैक ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे इन टर्म्स ऑफ जब आप कोई भी जॉब सीख करने के लिए जाएंगे ना, वहाँ पर जाकर प्रोजेक्ट दिखाएंगे। अच्छा, यूजुअली जो इम्प्रेशन होता है ना इस टाइप के छोटे प्रोजेक्ट्स का, जैसे कि टू डू ऐप हो गई या कुछ, जब तक किसी सामने वाले को कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आती ना तो फिर दैन वो उसको ना इतना प्रॉपरली उसको देखते नहीं है, एनालाइज नहीं करते कि भाई इन्होंने बनाया क्या है, हम वो तो देख लें। सो उस ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ई-कॉमर्स बना लेंगे और वही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बना लिया, ठीक है, फेसबुक का क्लोन बन गया और ये टू डू ऐप इस टाइप का पोर्टफोलियो होता है। बट इसको डाइवर्सिफाई कोई भी नहीं करता। ये भी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बट ये है कि अगर इनको भी डाइवर्सिफाई किया जाए ना, कि आप इसके बनाने के बाद भी आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाइए, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी डालें जो कि जिसके थ्रू आपने बनाया है उसने नहीं डाली थी उसके अंदर। सही है। तो उससे आपका प्रोजेक्ट जो है ना यूनिक हो जाता है, आप किसी को दिखा सकते हैं अच्छा देखिए ये तो हमने किया, लेकिन ये फिर मैंने अपनी लर्निंग की बेसिस के ऊपर ये फीचर इसके अंदर ऐड किया। सो इससे काफ़ी जो है फ़ायदा हो जाता है। तो ये हैकाथॉन लाजमी करें। ये समझ लें कि सर ज़िया एक तरीके से ज़बरदस्ती जो होता है ना वो आप लोगों का पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं और सर ज़िया करते ही इसी तरीके से हैं, मतलब वो चांस नहीं देते सामने वाले को कि जो ना वो छोड़ दे कोई चीज़। सो अगर आप लोगों को ये चीज़ मिल रही है तो इसको अवेल करें। ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की सर्टिफिकेशन के लिए भी और आप लोगों के मूविंग फॉरवर्ड करियर के लिए भी। जी, आप कह रहे हैं कि टू ऐप है वो एक नॉर्मल पोर्टफोलियो के लिए एक सर डीएम वर्ड में कौन सी एग्जांपल्स हो सकती है जिसके लिए एक प्रोजेक्ट है हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर आप देख सकती हैं, आपका अगर कोई अपना आइडिया है वो बना दें उस टेक स्टैक को यूज़ करके। जैसे कि एक मिसाल है, आपने कोई लॉगिन साइनअप तो नहीं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन की कोई ऐप बना दी है, ठीक है। जी तो पाकिस्तान की टिकट बुक कर दें
किसी भी वेबसाइट के ऊपर, आजकल तो चल रहा होगा ना वो। सो इस टाइप की कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। मेनली ये है कि एक तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो है, जैसे कि टू डू ऐप आपसे एक बनवा ली, अब जो है वही मूविंग फॉरवर्ड आपको बार बार ही कॉपी पेस्ट करके अपने जो बॉयलर प्लेट है वो आपको मिलती रहेगी। बट ये है कि अगर आप इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो आपको समझ में आता है, जो आपको बेहतर लगे। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर ही, हर हैकेथॉन में ही सेम प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड। जैसे टू डू ऐप है ना, हर उसके अंदर सेम ही है। सो आप हर प्रोजेक्ट के हर हैकेथॉन में डिफरेंट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा बहुत। ठीक है, क्लियर है? फिर से हम सुबह की क्लासों में आ गए और जो है गर्मी भी उसी हिसाब से है, लेकिन शुक्र है आज कम है थोड़ी सी। अच्छा जी, रमज़ानों का हमारा क्या प्लान है? रमज़ानों में हमने जो है MCP सर्वर्स को करना है अच्छी तरह से। उसके अंदर थ्योरी भी है, उसके अंदर प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल हमारे पास आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है उसमें। थ्योरी हमारे पास जो है एक थोड़ा टॉपिक है जो कि कवर करना है, और मैं आप लोगों के साथ प्लान भी शेयर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। और सर अमीन ने जो लिस्ट भेजी है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी कवर करने को दी हैं। कौन सा हैकाथॉन कर रहे हैं अभी आप लोग? ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो का कितने लोगों ने ब्रॉन्ज कर लिया है? ब्रॉन्ज तो बहुत आसान था। सिल्वर? सिल्वर भी अच्छे खासे लोगों ने कर लिया है। और लास्ट कौन सा टियर था? गोल्ड। और फिर प्लेटिनम। 4 टियर है। डायमंड भी ऐड कर दें। किसने सारे कर लिए? 2 लोगों, 3 लोगों ने सारे कर लिए, और 4 और कोई है? ज़बरदस्त, 4 कर लिए। इनका देखेंगे भी हम कि क्या हमारे पास जो है क्या हमारे पास जो है वो बना है इन लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग सर्दिया की वेडनेसडे वाली क्लास ज्वाइन करते हैं? लिंक नहीं मिलता? लिंक शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे ताकि जो है हुरैन बैठी हुई है, नहीं है? चले, हुरैन से बोल के मैं लिंक शेयर करवा दूंगा ताकि जो है आप लोग शोकेस करें सर्जिया के सामने, ताकि सर्जिया के करीब आने का आपको मौका मिले। आज की क्लास में हम जो है कवर करेंगे सबसे पहले HTTP। तो अच्छा, ये आपने नोट किया होगा आज मैं क्या लेकर आया हूँ? हथियार। ये पता नहीं चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। सर ये लाइट्स ऑफ करवा दें। लाइट्स ऑफ करा दे तो। एडमिन के कौन बैठे हुए हैं? जरगाम भाई, रमज़ान मुबारक। आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक। ये लाइट बंद करा दी है, बात तो जल्दी है ना? ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो है HTTP, फिर रेस्ट, JSON RPC लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, MCP भी लास्ट क्लास में हमने किया था, और MCP के अंदर हमने प्रैक्टिकल भी किया था। उसके अलावा हमने क्या चीज़ करी थी MCP में? डिप्लॉयमेंट भी करी थी, लेकिन डिप्लॉयमेंट को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला था। तो सबसे पहले HTTP क्या है, आप लोग हमेशा से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आके कौन बताएगा? आप आ जाए। ये पहली दफ़ा आए हैं मेरे सामने, तो आ जाए। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ अकबर फारूक। HTTP प्रोटोकॉल एक तरह का प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में यूज़ करते हैं हम किसी भी सर्वर में रिक्वेस्ट भेजने के लिए। और एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है जिसमें कोई भी हैकर वगैरह वो
एक्सेस नहीं कर सकता इससे बीच में, क्योंकि हम सिक्योर कोड फॉर्म में हम इसके साइन करते हैं। एक प्रोटोकॉल है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी हद तक तो सही बता दिए, लेकिन डिटेल में नहीं बताया। और कोई कि कहाँ पे यूज़ होता है? सर्वर पे रिक्वेस्ट करने के लिए और जो है वहाँ से रिस्पांस लेने के लिए। HTTP प्रोटोकॉल आपके पास प्रोटोकॉल है, जो कि क्या है, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने क्लाइंट से, क्लाइंट क्या हो सकता है? आपका ब्राउज़र, आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और सर्वर HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हुए आपको क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। तो वो कौन से रूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है? तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आप लोग भी जब तक सोचें वो कौन से आपके पास रूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं और रिस्पांस हमें मिलता है। अच्छा, HTTP के अंदर भी दो तरह के प्रोटोकॉल हैं, एक HTTP प्रोटोकॉल और एक HTTPS प्रोटोकॉल। तो दोनों में क्या फ़र्क है? उन्होंने वहाँ के बताया भी दो। HTTPS वाला सिक्योर होता है और जो है HTTP सिक्योर नहीं होता। तो मतलब HTTP के अंदर, चले आप लोग बनाएं, HTTP के अंदर सिक्योर नहीं होता, ये तो मैंने बता दिया। तो सिक्योर नहीं होता तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, वेबसाइट्स के अंदर जब मैं google.com लिखता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे जाती है। तो कौन सी रिक्वेस्ट जाती है? HTTP रिक्वेस्ट जाती है, जिसके अंदर मैंने google.com का पेज मांगा होता है। रिस्पांस में क्या चीज़ आती है? रिस्पांस में क्या चीज़ आती है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं। HTML का पेज आता है, इमेज की फ़ाइल आती है, CSS की फ़ाइल आती है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आती है। तो बहुत सारी फाइल्स आती हैं रिस्पांस में। तो ये हमारे पास HTTP के बारे में था। इसकी डिटेल में मैंने डॉक्यूमेंट बनाई है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ क्लाउड को यूज़ करते हुए। उसमें से फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। और जो है स्क्रीन शेयर नहीं हुई, ठीक है। तो हमने तमाम क्लासों के साथ सिंक में चलना है, ताकि जो है हमारे पास सेम कंटेंट रहे हर जगह पे। तो ये सर अमीन ने हमें 3 वीक का रोड मैप दिया है। अब हमारी क्लासें रमज़ान में कितनी होंगी? 3 होंगी, पक्की बात है? चलें, तो हमारी क्लासें ही 3 होंगी, और मेरे ख्याल से थर्सडे वाली की 3 होंगी, बाकी शायद 2-2 हों। आखिरी अशरे में क्लासें नहीं होंगी। तो 3 हफ्ते हमें मिल रहे हैं, पता नहीं है मुझे, लेकिन अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। हम ईद से पहले जो है MCP को कवर कर लेंगे। अच्छा, तो वीक 1 के अंदर हमने HTTP की थ्योरी समझनी है। इस लिंक को मैं खोल लेता हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा ताकि आप लोग भी इसे देख सकें। HTTP हमने सीखा कि भाई एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपको रिस्पांस मिलता है इस सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है आपके पास? पूरे HTTP कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आपके पास क्लाइंट क्या करता है? इनिशिएट कनेक्शन, मतलब आपके पास कनेक्शन बनाता है किससे? सर्वर से। HTTPS के अंदर क्या होता है कि कनेक्शन बनाता है, लेकिन कनेक्शन बनाने के साथ एक सर्वर और क्लाइंट के बीच एक चाबी शेयर होती है। वो चाबी क्यों शेयर होती है? ताकि डेटा एन्क्रिप्ट, ताकि हम डेटा को क्या कर सकें, जो भी हम डेटा रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं
जैसे हमने google.com रिक्वेस्ट में भेजा, साथ में कुछ कुकीज़ भी जाता है, तो उस डेटा को हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे उस चाबी से, इनक्रिप्ट करके भेजेंगे। उसकी वही चाबी किसके पास है, वही चाबी किसके पास है, सर्वर के पास है। सर्वर क्या करेगा, उस चाबी से उस डेटा को डिक्रिप्ट करके रीड करेगा। तो HTTPS में फ़ायदा होता है कि फर्स्ट कनेक्शन में आपके पास एक चाबी आ जाती है जिससे जो है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही होती है। अच्छा, ये पूरी डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसके अंदर तमाम तरह डिटेल है कि HTTP के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और स्ट्रक्चर ऑफ HTTP मैसेज। जब हम HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो अगर मैं ब्राउज़र पे भी आपको दिखाऊं google.com, तो जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे शो हो रही होती है, कहाँ पे शो हो रही होती है, हाँ एक मिनट, अब यहाँ पे कम रिस्पॉन्स आया ना, तो ज़रा पूछते हैं किसको नहीं पता। जी आप बताएं, नहीं आप नहीं बताएं, एक काम करें आप बताएं, क्या पूछा मैंने, हैंड रेज करें पहले तो, हाँ करिए, हाँ ठीक है, उन्होंने देखा मेरे पर ही है। चलें पहले आप बताएं कि ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, मुझे देखना है इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और उन चीज़ों में कितना टाइम लग रहा है। मतलब मैंने रिक्वेस्ट करी ना, मैं गया google.com, मैंने एंटर दबाया, एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पे HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, और जो है मुझे सर्वर से रिस्पॉन्स मिला। तो मुझे देखना है रिस्पॉन्स में क्या चीज़ें मिली हैं और रिक्वेस्ट में मैंने क्या भेजा था। तो कैसे देखूँगा, ब्राउज़र से, वेब डेवलपर, आप नहीं बताएं, आपसे नहीं पूछा, इनसे पूछा, नहीं पता थोड़ा सा, हाँ नेटवर्क में जाके, नेटवर्क में कैसे जाते हैं, कंसोल में जाएंगे, हाँ कंसोल में राइट क्लिक करेंगे और स्पेक पे जाएंगे, फिर नेटवर्क टैब पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्स में आ रही हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है, आपको पता ही होनी चाहिए कि क्योंकि नेटवर्क टैब आपके पास यूज़ होता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फाइल जो है, बड़ी फाइल है, वो लोड होने में टाइम लग रहा है, तो आप वो सारी डिटेल्स देख सकते हो नेटवर्क टैब से। नेटवर्क टैब के राइट साइड पर आपको फाइल का टाइम बता रहा होता है कि उसको लोड होने में कितना टाइम लगा। इसको मैं जूम नहीं कर सकता और, लेकिन जो है यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम लिखा हुआ है। तो ये इतनी सारी हमारी रिक्वेस्ट करने पे क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैंने तो एक ही रिक्वेस्ट करी थी, ये तो बहुत सारी चीजें मुझे रिस्पॉन्स में दे रहा है यहाँ पे। हाँ, तो HTTP जो पुराना वाला था उसमें क्या मसला था, HTTP वर्जन 1 में या वर्जन 0 था, खैर पुराने वाले HTTP में क्या मसला था कि हर फाइल एक एक करके आती थी, पैरेलल में नहीं आती थी। अब जो HTTP का वर्जन है उसमें क्या हो रहा है कि जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर फाइल्स पैरेलल में मेरे पास रिसीव हो रही होती हैं, तभी तो इतनी सारी फाइल्स इतनी जल्दी लोड हो गई। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मेरे पास आप समझे 78 डिफरेंट तरह की फाइल्स मेरे पास आ रही हैं। तो इसके अंदर जो है मेरे पास इतनी जल्दी ये लोड हो गई, जिसका मतलब ये है कि पैरेलल में मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। ये मैप नज़र आ रहा है, ये आ रहा है नज़र। तो इस मैप को अगर आप गौर से देखें तो लाइनें बनी हुई हैं, इसमें बनी हुई है लाइनें। कुछ हमारे पास क्या बनी हुई है, पैरेलल में बनी हुई है, कुछ थोड़ी आगे पीछे बनी हुई है, ऐसा ही है। हाँ, तो ऐसा ही हमारे पास कि कुछ लाइनें पैरेलल में, कुछ। तो ये पैरेलल वाली लाइन क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी जो फाइल्स हैं, ये जो लाइंस हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके पास हर फाइल को। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी लाइंस जो है वो पैरेलल में आ रही हैं। तो ये पैरेलल में लाइन आने का मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, ये सारी फाइल्स पैरेलल में आई हैं, एक साथ आई हैं। और कुछ हमारे पास एक दो फाइल्स क्या आई हैं
जिनकी लाइन आगे आ रही है वो बाद में आई है। तो जितनी आगे लाइन होगी उसका क्या मतलब है, उतने ज़्यादा मिनट बाद आई, उतने ज़्यादा उसे लोड होने में टाइम लगा, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आने में उस फाइल के लिए टाइम लगा। तो इस तरह से वीडियोस आप देखेंगे, वीडियो फाइल लोड होने में अमूमन टाइम लगता है, या वो लोड होती ही जाती है, उनकी लाइन जो है ना वो बड़ी ही होती है, तो वो जो है लोड होती जाती है चंक्स में। तो ये हमारे पास, अच्छा HTTP प्रोटोकॉल के अंदर हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें जा रही होती हैं, इसको मैं खोलता हूँ। कोई भी एक रिक्वेस्ट मैं खोलूंगा तो आपको दिखा सकूंगा कि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैंने तो सिर्फ google.com लिखा ना, लेकिन google.com लिखने के बाद मेरे पास सर्वर पे एक रिक्वेस्ट गई है, उस रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं वो हम देख सकते हैं। कुछ भी नहीं, हाँ देखो ये, अच्छा जी अब इसको दिखाना, एक सेकंड, मैप कैसे हाइड करेंगे, यहाँ बटन नहीं। अच्छा नेटवर्क टैब में एक और काम मैं कर सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, अपने इंटरनेट को स्लो करके भी देख सकता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन कैसे चल रही है। खैर हमें ये वाला पार्ट देखना है, यहाँ पे डब्बा भी खराब है। खैर हम जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजनी है, उसका URL। यहाँ पे अमूमन हमारे पास पहले क्या होती थी, URL किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, IP को, कि भाई जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे जानी चाहिए। google.com हमने लिखा तो google.com के सर्वर पे जाएगी, तो ये URL इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या चीज़ है, ये क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट मेथड। तो ये जो गेट, पोस्ट, पुट, ये सारे मेथड्स आपके पास HTTP प्रोवाइड कर रहे हैं, वो APIs नहीं प्रोवाइड कर रही। HTTP प्रोटोकॉल आपको कह रहा है कि जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे उसके साथ उसका क्या बताओगे, HTTP मेथड, जो कि क्या हो सकता है, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पैच हो सकता है, पुट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। और भी मैं आपसे पूछूंगा रिमोट एड्रेस क्या चीज़ है, आपके सर्वर की IP होगी मेरे ख्याल में। उसके अलावा यहाँ पे काम कीजिए, देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें जा रही हैं। ये हमारे पास क्या जा रहा है, ये तो रिस्पॉन्स हेडर है, रिक्वेस्ट हेडर्स कहाँ हैं, ये रहे। जब हम HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें भेजते हैं, सबसे पहले कि रिक्वेस्ट कहाँ पर जानी है, उसका URL। ये रूल्स हैं, इसके बगैर आप HTTP यूज़ नहीं कर सकते, HTTP को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। और जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र हैं वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, HTTP। तो HTTP यूज़ करने के लिए आपको URL बताना पड़ता है, आपको मेथड बताना पड़ता है, आपको, अच्छा ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड में जा रही होती हैं। जब आप वेबसाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं आप ये मेंशन नहीं करते, या खुद ही ब्राउज़र आपके बिहाफ में ये सारी चीज़ें भेज देता है। और क्या होता है, तीसरी चीज़ हेडर्स। हेडर्स क्या है, आप लोगों ने यूज़ किया होगा लेकिन बताना भी तो आना चाहिए ना, कोई इंटरव्यू में पूछ ले। हेडर्स में मेटा डेटा वगैरह होता है। सही है, कोई मिसाल से बताएं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एनवेलप है, मुझे एक सर्वर को, मतलब रिक्वेस्ट है ना, वो एनवेलप के अंदर कुछ ना कुछ डेटा है, तो मुझे रिक्वेस्ट वो भेजनी है किसी को। तो एनवेलप के अंदर हेडर्स वाला पार्ट कौन सा होगा, हेडर्स में ये बताएंगे किसको भेजना है। जो एनवेलप के बाहर डिटेल्स लिखी होंगी वो सारी हमारे पास हेडर्स होंगी। रियल एप्लीकेशन में आप हेडर्स के अंदर क्या क्या भेज रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भेज रहे होते हैं, वो डिफरेंट एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। हेडर्स के अंदर आप लोगों ने क्या भेजा है, पहले टोकन भेजते हैं। कौन सा टोकन भेजते हैं, आपकी API का टोकन भेज रहे होते हैं कि भाई अगर कोई API एक्सेस करनी है तो उसका जो टोकन होता है वो आप हेडर्स के थ्रू भेज रहे होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हेडर्स के अंदर
आ रही होती है। यहाँ पे देखें ये सारी ये गूगल भेज रहा है। कुकीज वगैरह तो इसकी मिसाल इस तरह से कि एनवेलप है, एनवेलप के बाहर जो डिटेल्स लिखी होती हैं, जो एनवेलप के बाहर डिटेल्स वो हेडर्स हैं। एनवेलप के अंदर क्या है? एक्चुअल बॉडी HTTP के अंदर प्रोटोकॉल्स है। रिक्वेस्ट बॉडी है। बॉडी कि आप अपनी रिक्वेस्ट के अंदर क्या बॉडी भेज रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप भेज रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है बॉडी। तो ये सारे आप समझ रहे होंगे API का फीचर था। नहीं, ये आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? HTTP प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स, जिसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? सर्वर से कम्युनिकेशन करते हैं। वो रूल्स मैंने आपको बता दिए कि वो रूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने रखनी है रिक्वेस्ट भेजते हुए। और रिस्पॉन्स में आपके पास डिफरेंट तरह की फाइल्स आ रही होती हैं। इस वाले केस में क्या आ रही है? गूगल वाली फाइल के लिए HTML की फाइल के अंदर रिस्पॉन्स में जावास्क्रिप्ट HTML आ रही है, पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में आपके पास जो है मिक्स करके दे दिए। तो ये आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है इस केस में। तो ये नेटवर्क टैब आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, सिर्फ इस टॉपिक के लिए HTTP को समझने के लिए नहीं बता रहा। नेटवर्क टैग में आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मिल जाती है जो डिबगिंग के काम आती है। समटाइम्स हमें मिलता है यहाँ पे कौन सी फाइल लोड नहीं हो रही, एरर आ रहा है, तो मैं उस फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उस फाइल की डिटेल्स नज़र आ जाती हैं कि उस फाइल की रिक्वेस्ट मैंने जब भेजी तो मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या एरर आया, तो वो मैं सब देख सकता हूँ आपके पास नेटवर्क टैब से। तो खैर HTTP प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे अब। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे हम सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे। ये REST API क्या चीज़ है? मैं देख लेता हूँ उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रह तो नहीं गई। जब तक आप लोग बताएं ये REST API क्या चीज़ है? एक डिज़ाइन आर्किटेक्चर जी, एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर सही वर्ड नहीं है, दूसरा वर्ड आपने सही बोला था, डिज़ाइन होगा डिज़ाइन। डिज़ाइन और REST API आपके पास जो आप बनाते हैं, फास्ट API को यूज़ करते हुए भी हमने बनाई थी, वो REST API थी। तो REST API आपके पास क्या है? एक डिज़ाइन पैटर्न है। उस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं? APIs बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम फास्ट API में बना के देख चुके हैं। और उसको यूज़ किस तरह से करते हैं? अच्छा, REST API सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करती है? HTTP प्रोटोकॉल। तो ये नहीं समझे कि REST API HTTP आपके पास एक चीज़ है, फिर उसके बाद REST API आई है, फिर उसके बाद आगे आई है। नहीं, HTTP जो मेन चीज़ है वो है HTTP सर्वर के और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। REST API क्या यूज़ कर रहा है? उसी HTTP को यूज़ कर रहा है और APIs बना रहा है, APIs बना के आपको दे रहा है। तो इसके अंदर भी मैं देख लेता हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें भी हम आपने नोट किया होगा REST API के अंदर भी हम क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं? URL। जब APIs बनाते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? URL और URL और क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं? रिक्वेस्ट मेथड, हेडर्स, बॉडी। ये हमारे पास मेन चीज़ें हो रही होती हैं जो हम भेज रहे होते हैं। उसके अलावा भी आपके साथ रिक्वेस्ट में कुछ चीज़ें खुद ब खुद जा रही होती हैं, जैसे कुकीज़ हो गया आपके पास। तो REST APIs आपके पास APIs डिज़ाइन करने का एक तरीका है जो कि HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है और HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है सर्वर पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेने के लिए। इसमें अच्छा, REST API के अंदर एक और चीज़ है जो कि आपको होपफुली पता होगी और जो है देखते हैं कितने लोगों को पता है, फिर मैं पूछता हूँ। एक सेकंड।
ठीक है, जो है एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजनी है यूज़र की। फॉर एग्जांपल मेरे पास GIAIC का पूरा सर्वर रखा हुआ है, जिसमें जो है बहुत सारी APIs रखी हुई है स्टूडेंट्स का डेटा गेट करने के लिए। अब जाहिर है मैंने एज अ डेवलपर क्या बनाई होंगी, सारी APIs लिखी होंगी कि अगर सारे स्टूडेंट्स का डेटा गेट करना है तो URL क्या होना चाहिए, अगर किसी एक स्टूडेंट का डेटा गेट करना है तो URL क्या होना चाहिए, किसी एक स्टूडेंट को ड्रॉप आउट करना है तो URL क्या होना चाहिए, डिलीट करना है तो URL क्या होना चाहिए। तो अब मुझे आप ये डिज़ाइन पैटर्न है ना, इसमें हम URL क्या होना चाहिए वो भी डिज़ाइन हम ही कर रहे होते हैं। हम डिसाइड करते हैं ना, जब APIs लिख रहे होते हैं तो हम डिसाइड करते हैं API का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास GIAIC का पोर्टल है, उनकी APIs बनी हुई हैं, मुझे उस पोर्टल में से API को यूज़ करते हुए तमाम यूज़र्स का डेटा फैच करना है, तो API का URL क्या होना चाहिए, स्लैश यूजर्स, API का URL क्या होना चाहिए। स्लैश यूजर्स, फास्ट API के अंदर क्या होता है, लोकल होस्ट 8000 यूजर, सही है। और आप बनाए, ये फंस गया, हैंड रेस करें, नहीं यहाँ पे आपके पे थोड़ी आ रहा है, देख लें गिरबान में देख लें। हाँ हाँ आप ही हैं, ये भी हैंड रेस कर रहे थे, इनको जवाब आता है शायद। हाँ तो मेरा सवाल क्या था, सवाल क्या था, रोज़ा लग रहा है, क्या सवाल था। हाँ सारे स्टूडेंट्स का डेटा यूज फैच करना है मुझे अपने सर्वर से, तो मैं एज अ डेवलपर API डिज़ाइन करूँगा। उस API का डिज़ाइन करते हुए मैं उसका URL सेट करता हूँ कि उस API को एक्सेस करने के लिए क्या URL होना चाहिए, क्या एंड पॉइंट होना चाहिए। तो मुझे एक API बनानी है जिसके अंदर मैं तमाम स्टूडेंट्स का डेटा फैच कर रहा हूँ, तो उसका URL क्या मैं रखूँगा एज अ डेवलपर, स्लैश URL। मैंने आप सवाल नहीं समझे, बेस URL का जवाब नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब हम फास्ट API में APIs बनाते थे तो उसके अंदर हम हर API का एक एंड पॉइंट रखते थे कि उस API को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्लैश लगा के हम एंड पॉइंट रखते थे कुछ ना कुछ। मुझे ये बताएं कि जब मैं स्टूडेंट्स की API डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें उस API को कोई भी कॉल करेगा वो तमाम स्टूडेंट्स का डेटा फैच कर सकेगा, तो जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उस API को तो मैं URL क्या रखूँगा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हाँ स्लैश स्टूडेंट्स। अच्छा आपके पीछे ही एक बैठे हुए वो पीछे वाले सारे, ये भाई ये क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हैंड रेस करें। अच्छा मुझे किसी एक यूज़र का डेटा फैच करना है तो मैं क्या रिक्वेस्ट भेजूंगा, क्या API का URL रखूंगा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है जी। अरे जोर से बोले, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ बोल भी रहे हैं। हाँ आपसे बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं API डिज़ाइन कर रहा हूँ और मुझे एक API डिज़ाइन करनी है जिसको अगर कोई भी यूज़ करेगा तो वो किसी एक स्पेसिफिक यूज़र का डेटा निकाल सकता है मेरे सर्वर से, तो उसका URL मैं क्या रखूँगा। सब फाद आ गए, डंडा ले गए, नहीं वो तो जा रहे हैं, बताए नहीं पता क्या कर रहे हैं लैपटॉप में, API बना रहे हैं, सुने कौन से ख़वातीन में आए, अच्छी रेंज है इसकी जी। आप हैंड रेस करें, हाँ नहीं आपको ये पीछे AC के पास जो बैठे हैं आपसे, हाँ उन्होंने हैंड रेस कर लिया। हाँ तो क्या URL रखूँगा मैं, ID स्लैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स स्लैश स्टूडेंट की ID। अच्छा ये तो आसान वाले थे, ऐसे ही है, सही है।
कि किसी एक स्टूडेंट की अगर मुझे API सेट करनी है तो API का URL होगा students/id। आईडी कुछ भी हो सकती है, स्टूडेंट की डिफरेंट आईडीज होती है। अच्छा, अब मैंने जो है एक और API बनानी है जिसमें मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ये ई-कॉमर्स की एग्जांपल है, इसमें मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र ऑर्डर प्लेस कर दे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उस ऑर्डर के अंदर डिफरेंट आइटम्स होते हैं, तो मुझे ऐसी API डिज़ाइन करनी है, उसका URL आपने बताना है कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू REST API डिज़ाइन पैटर्न। तो उसका URL क्या होना चाहिए आपने बताना है कि मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने API को यूज़ करते हुए ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर जब मैंने प्लेस किया तो उस ऑर्डर में मेरे पास क्या होगा, फिल्टर्स होंगे, आइटम्स भी होंगे उस ऑर्डर के। अब मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी API मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ जिससे आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स के आइटम्स निकाल सको। अब बताएं उसका URL में क्या रखूँ? QA पैरामीटर है ना, /cart नहीं रखूँगा। अगेन बता रहा हूँ, आपसे पूछूंगा कि मेरे पास मैं ऐसी API बनाना चाह रहा हूँ जिसको यूज़ करते हुए यूज़र क्या कर सकता है, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर का आइटम्स निकाल के दे सकता है। ऐसी मैंने API बनानी है। तो वो जो API बनेगी उसका URL क्या मैं रखूँगा? आप बताएं, करीब है बिल्कुल। /order/id आप ये कह रहे हैं। अगर मैं /order/id रखूँगा तो ऑर्डर की डिटेल आ जाएंगी, पूरी डिटेल नहीं चाहिए मुझे ऑर्डर की, मुझे सिर्फ उस ऑर्डर के आइटम्स की डिटेल चाहिए। तो क्या URL होगा? तो यहाँ से आवाज़ आई items/id, नहीं item/id मैंने अगर डाली तो किसी एक आइटम की डिटेल आ जाएगी, नहीं मुझे किसी एक ऑर्डर के आइटम्स की डिटेल चाहिए। ऑर्डर आपका सही है। और यहाँ से जी ऑर्डर्स ID सही है, ID नहीं आएगी, यहाँ से आया ID नहीं आएगी। तो क्या यहाँ से पीछे ये क्या क्यों मोबाइल यूज़ कर रहे हैं भाई, रोज़ा नहीं है आपका? हैंड रेस करें, हाँ है ना, ठीक है। बताएं क्या URL होगा? ChatGPT कर रहे थे, क्या URL होगा API का जो मैं डिज़ाइन करूँगा किसी ऑर्डर के स्पेसिफिक आइटम्स फैच करने के लिए? जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है जी, सही है। तो यहाँ से काफ़ी सारे लोगों ने सही बताया, इन्होंने भी सही बताया। यहाँ से कुछ तो बताया ना, गलती हो जाएगा, क्या होगा? order/item/id। तो हमारे पास जो इसका URL बनेगा वो बनेगा ऑर्डर्स, ये क्या ऑर्डर्स, क्योंकि हम ऑर्डर्स में से किसी ऑर्डर को निकालना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ आएगी ऑर्डर्स URL में, स्लैश किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर का मैंने जो है निकालना है। तो यहाँ पे ID जो है वो कुछ भी हो सकती है 1 2, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ताकि जो है हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करने के ID कुछ भी हो सकती है। मैं 2 रख दी, स्लैश आइटम्स। तो इस तरह से मैं डिज़ाइन करूँगा अपनी API को। तो कुछ लोगों ने ऐसे बोला था /order/items और ID लास्ट में ले गए थे, ये अच्छा डिज़ाइन नहीं है। जो भी आपकी API यूज़ करेगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझेगा कि किसी, अच्छा इस वाले केस में आपको क्या लग रहा है एज अ डेवलपर कि ये जो API है ये क्या डेटा आपको
रिटर्न कर सकती है। आइटम उठा के दे देगी। ऑर्डर्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनमें से आपके पास किसी एक आइटम की डिटेल निकाल के दे रहा है। इस वाले केस में ऐसा ऑर्डर जिसकी आईडी 4 है, ये कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ऑर्डर जिसकी आईडी 4 है उसके आइटम्स की लिस्ट तो ऐसे आ रही थी। ऐसे क्या हो रहा था, उस ऑर्डर्स के आइटम्स की लिस्ट निकालने के लिए मैंने ये एपीआई बनाई थी। लेकिन एक और मैंने एपीआई बनाई है /2, तो ये मैंने कौन सा डेटा फेच करने के लिए बनाई है, क्या हमारे ऑर्डर्स में से जितने भी आइटम्स हैं सिर्फ उस आइटम की डिटेल लाओ जिसकी आईडी क्या है। तो ये डिज़ाइन करने का तरीका होता है, ये आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ये हमने ऐसे ही रखना होता है। अगर मेरे पास कोई एपीआई है जिसके अंदर 2 वर्ड्स हैं तो कैसे मैं डिज़ाइन करूँगा, स्पेस लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, माय ऑर्डर्स। इस वाले केस में मैं कैसे इस वर्ड्स को सेपरेट करूँगा एपीआई वाले केस में, क्या बेस्ट प्रैक्टिस होगी, डैश से कर सकते हैं। लेकिन अच्छा तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कर तो मैं एपीआई अपनी मर्जी से भी सेट कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने नाम रखा है ना, ये अच्छा नाम नहीं है। माय ऑर्डर्स अच्छा नाम नहीं है। कोशिश करनी हमारे पास एक वर्ड का ही नाम हो और रेलेवेंट नाम हो। नाम पढ़ते ही पता चल जाए एपीआई किस चीज़ के लिए, ऑर्डर्स के लिए, और ऑर्डर्स के अंदर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर की है और उसके अंदर भी हमारे पास उस स्पेसिफिक ऑर्डर के आइटम्स की डिटेल निकालने के लिए ये एपीआई बना। तो ये डिज़ाइन करने का तरीका होता है। ये हम अपनी मर्ज़ी से इसको अपनी मर्ज़ी से बैड प्रैक्टिस यूज़ नहीं करेंगे, ताकि हम किसी के साथ भी एपीआई शेयर करें तो उसको समझ आ जाए। अच्छा, मुझे कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर डिलीट करना है तो क्या एंड पॉइंट रखूँगा, तो अच्छा पहले मुझे ये बताएं, किसी एक ऑर्डर की डिटेल मंगवानी है तो आपने बताया था ऑर्डर/आईडी। अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर को डिलीट करना है तो क्या यूआरएल होगा, ये यूआरएल होगा /delete। रख सकता हूँ मैं ऐसा यूआरएल, रख सकता हूँ, लेकिन अगेन डिज़ाइन करने का तरीका है ना रेस्ट एपीआई। कुछ हमारे पास डिज़ाइन करने के रूल्स हैं तो हम उसे फॉलो करेंगे। तो क्या यही यूआरएल रखूँगा तो मसला हो जाएगा ना। फिर मसला क्या होगा कि भाई ऑर्डर अगर मुझे गेट करना है तब भी मैं ये एंड पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, ऑर्डर डिलीट करना है तब भी ये एंड पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। आपके अंदर HTTP, आपके APIs के अंदर HTTP मेथड्स होते हैं, तो गेट मेथड यूज़ होता है ऑर्डर्स का डेटा गेट करने के लिए, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर का डेटा गेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या मेथड होगा, डिलीट। तो डिलीट मेथड यूज होगा आपके पास, सिर्फ मेथड चेंज होगा, एंड पॉइंट वही रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं डिलीट का आपने अलग एंड पॉइंट बना लिया। ये डिज़ाइन करने का तरीका है। सवाल, वर्ड रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट आपके पास डिज़ाइन पैटर्न है और आपके पास जो है क्या कहते हैं एपीआई जो है वो फुल एब्रिविएशन है कोई, रेस्ट का फुल एब्रिविएशन, एक सेकंड होगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ था, रेस्ट फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, रिप्रेजेंटेशनल के अंदर आरई आ गया, स्टेट ट्रांसफर। तो ये आपके पास फुल फॉर्म है जिसके बारे में और डिटेल में आप ब्रेक डाउन करके पढ़ सकते हैं। रिप्रेजेंटेशनल क्या था, स्टेट ट्रांसफर। लास्ट सवाल मैं रेस्ट के बारे में पूछूंगा, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। जेसन आरपीसी हम पहले पढ़ चुके थे, क्विकली इसको रिवाइज करेंगे और जो है फिर आगे बढ़ेंगे एमसीपी सर्वर की तरफ। अच्छा,
रेस्ट आपके पास स्टेटफुल है, स्टेटलेस है। रेस्ट एपीआईज आपके पास स्टेटफुल है, स्टेटलेस है। कुछ स्टेटफुल के जवाब आ रहे हैं, कुछ स्टेटलेस के जवाब हैं। इनसे पूछते हैं, ये भी मोबाइल पे लगेंगे। वो खत्म हो गई। हाँ, जी, रेस्ट एपीआई जो हम बनाते हैं फास्ट एपीआई को यूज़ करते हैं, वो स्टेटफुल है या स्टेटलेस? स्टेटलेस का क्या मतलब है कि एक रिक्वेस्ट के बाद वो मिल जाता है कि रिक्वेस्ट में क्या भेजे। क्या रेस्ट एपीआई को मैं स्टेटफुल बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। कैसे? क्योंकि जो आपके पास होता है उसको यूज करते हुए मैं उसको स्टेटफुल बना सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके पास स्टेटलेस होती है। मतलब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, मेरे पास रिस्पांस आएगा, बस सर्वर भूल गया कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट भेजी थी। जब मैं दूसरी रिक्वेस्ट भेजूंगा तो सर्वर को लगेगा अब इसकी नई रिक्वेस्ट आई है। सर्वर याद नहीं रखता कि इस बंदे ने पहले रिक्वेस्ट भेज चुका है। मैं उसको चाहूँ तो स्टेटफुल बना सकता हूँ कि मैं हर रिक्वेस्ट का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो खैर, ये आप लास्ट सवाल था। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास एपीआईज। रेस्ट एपीआई आपके पास यूज़ हो रहा था सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, जिसके अंदर हमने मेन चीज़ देखी HTTP प्रोटोकॉल, जो कि सेट ऑफ रूल्स हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। रेस्ट एपीआई क्या चीज़ है? एक डिज़ाइन पैटर्न है एपीआईज डिज़ाइन करने के लिए। तो डिज़ाइन कैसे करता है, अभी हमने डिस्कशन भी इस पर करी थी। इसके अंदर भी आपके पास बॉडी जा रहा होता है, और जो है इसमें हमने ये भी डिटेल में डिस्कस कर लिया कि जब हम इसको जूम कर लेना, जूम नहीं हो रहा, हो गया। ये जब मैं ऑर्डर क्रिएट करने की एपीआई बनाऊंगा तो उसका यूआरएल मुझे ऐसा नहीं रखना क्रिएट ऑर्डर, ये बैड प्रैक्टिस है, ये बैड डिज़ाइन है। बल्कि कैसा रखना है? ऑर्डर सिंपल। क्रिएट ऑर्डर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यूज़र का डेटा फैच करना है तो अच्छा तरीका आपके पास, अब दो तरीके सही हैं। ये नहीं, यहाँ पे आपके पास दोनों तरीके ठीक है। ये भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका। ये मेरे ख्याल से इसने गलत आपके पास जो है गलत जवाब दिए, लेकिन आपके पास सही तरीका क्या है? ये ए वाला। तो प्लॉट धोखा तो नहीं देता ही है, लेकिन चले ए इज़ करेक्ट। अच्छा, ये लिखा हुआ है ए इज़ करेक्ट, लेकिन एरो इसने बी में लगाया हुआ है, तो कोई बात नहीं। ए वाला तरीका हमारे पास ठीक है। अच्छा, जेसन आरपीसी लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सर्वर पे अगर मुझे, अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिमोट प्रोसीजर। जेसन का मतलब तो जेसन वो आपके पास रिक्वेस्ट और रिस्पांस में जेसन आ रहा हो, तो जेसन रिमोट प्रोसीजरल कॉल, आरपीसी का ये मतलब। तो जेसन आरपीसी ये पूरा आपके पास तरीका है। क्या तरीका है? इस तरीके को यूज़ करते हुए रेस्ट एपीआई में क्या हो रहा था, आप यूआरएल देते थे और रिक्वेस्ट भेजते थे, सर्वर पे उससे रिलेटेड कोड चलता था और आपको रिस्पांस मिलता था। जेसन आरपीसी में क्या है कि सर्वर में आपके पास कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को अगर आपने रिमोटली कॉल करना है, मतलब क्लाइंट से कॉल करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसके अंदर क्या फंक्शन का नाम आप बताएंगे और जो है जो भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे वो बताएंगे। ये जेसन आरपीसी का वर्जन है जो कि लेटेस्ट वर्जन 2.0 है। तो जब हम ये रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इस रिक्वेस्ट की सूरत में हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऐड वाला फंक्शन कॉल होगा, और ऐड वाले फंक्शन का जो भी ऐड का फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा वो हमारे पास रिस्पॉन्स पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास वही तरीका है रेस्ट एपीआई का, आप समझ लें ऑल्टरनेटिव। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिर क्यों पढ़ रहे हैं, रीज़न। अच्छा, एपीआई बनाने के बहुत तरीके हैं,
तो हम सारे तो नहीं पढ़ रहे, हम ये जेसन आरपीसी क्यों आप पढ़ रहे हैं? एमसीपी सर्वर जब हम बनाते हैं तो एमसीपी सर्वर पे जेसन बिल्कुल ठीक है, जेसन आरपीसी क्यों पढ़ रहे हैं? और भी तरीके हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे? तो सारे ही पढ़े ना फिर। क्योंकि एमसीबी के लिए स्टैंडर्ड है ना। बिल्कुल। और यहाँ से कोई जवाब नहीं आता कभी। कहाँ गई? जी आप हैंड रेज करें, हल्की सी आ रही है लेजर लाइट आपकी तरफ। किसी और को नहीं देखें, अपने आप को देखेंगे आप पर आ रही है लेजर लाइट, नहीं आ रही? देखें यार ये क्या लेजर लाइट भी नहीं दिख रही है। टाइम खत्म हो गया था, डाउन फॉल चल रहा है। ये देखें, ये ऊपर है लेजर लाइट, कहाँ पे? डाउन फॉल चल रहा है। ये रोशनी आ रही है ना जी। आप ये किसी को दिख रहा है तो इन्हें बता दें भाई, इनको मैं बुला रहा हूं। बोले इन्हें, बोले पेन को पीछे देखो, आगे आगे आप हैंड रेस करें। हाँ शुक्र। इतनी चक्का इतनी देर में सवाल ही भूल गया था। क्या सवाल था? क्या पूछ रहा था मैं? हाँ जेसन आरपीसी आपके पास एक तरीका है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? और भी तो तरीके हैं एपीआईज बनाने के। जी लो भाई, इतनी मुश्किल से मिली, ऊपर से वो भी जवाब नहीं आ रहा। कोशिश करें, पढ़ चुके हैं हम, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। अब ये नहीं बोलेगा लास्ट क्लास में नहीं आई थी, नहीं आई थी मुझे पता दो, आप बता दें यार, छोड़े एमसीबी सर्वर के लिए नहीं। हाँ ये नहीं आ नहीं, उनको तो पता है, मुझे पता है कि उनको पता है। आपको पता है? आपको भी नहीं पता? आप तो आए थे लास्ट क्लास में। जेसन आरपीसी क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि अगला टॉपिक कौन सा है? अब याद आया क्या? कि अगला टॉपिक एमसीपी है। बोल रहा हाँ याद आ गया। और क्या जी? क्योंकि एमसीपी सर्वर जेसन आरपीसी को यूज आपके पास कर रहा है, तो इसलिए हमें जेसन आरपीसी समझने की ज़रूरत है। और इसके अंदर रिक्वेस्ट किस तरह से जाती है? रिक्वेस्ट के अंदर हम इसी फॉर्मेट में रिक्वेस्ट जाती है, फिक्स फॉर्मेट है। रेस्ट एपीआई में फिक्स फॉर्मेट होता था, हम चेंज कर सकते थे कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, लेकिन इसके अंदर फिक्स फॉर्मेट है कि बॉडी के अंदर इसी फॉर्मेट में चीज़ें जाएंगी। अब फंक्शन का मेथड का नाम चेंज हो सकता है, पैराम चेंज हो सकता है, वो हमारी मर्जी है। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि है आईडी, और लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। आईडी क्या थी, क्यों थी, यूनिक रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे। क्यों थी? अब मेरी रिक्वेस्ट को यूनिक करने के लिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आईडी रखता हूँ, मैंने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, अब जाहिर है सर्वर का कोई ना कोई यूआरएल भी होगा और पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। इसकी कौन सी रिक्वेस्ट होगी? पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। इसके अंदर फिक्स रखा है पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। गेट आप चलाएंगे तो चल जाए, हो सकता है, लेकिन जेसन आरपीसी ने बोला है कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट आप भेजना, बॉडी के अंदर जो है आप ये चीजें भेजना। कैसे हटेगा? हाँ, बॉडी के अंदर आप ये चीजें भेजना, उसके अंदर मैं आईडी भेजा। अच्छा, अब मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, और ये बैठे हैं, आपका क्या नाम है? आपका नाम? अरे यार आप जी रिजवान भाई ने एक रिक्वेस्ट भेजी और मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी।
मैंने भी आईडी 2 भेजी, रिजवान भाई ने भी आईडी 2 भेजी, क्या होगा? किसी एक का फेल हो जाएगा, इन्होंने जवाब दिया, या दोनों का फेल हो जाएगा, किसी का ये जवाब हो सकता है। आईडी की मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? आईडी यूज होती है आपकी, जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, जैसे मैंने आईडी रखी है 2 और मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्स भी उसी आईडी के थ्रू रिटर्न करेगा। तो मैंने अपनी आईडी जब 2 भेजी है, तो रिस्पॉन्स जब भेजेगा तो 2 आईडी पर ही भेजेगा। तो आईडी इंपॉर्टेंट है सर्वर के लिए, सर्वर रिस्पॉन्स देने में उसको हेल्प देता है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं भी 2 आईडी के साथ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ये भी 2 आईडी के साथ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या होगा? दोनों का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इनका एक जवाब आया कि एक की रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। और क्या होगा? और क्या हो सकता है? दोनों की रिक्वेस्ट कैंसिल हो सकती है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स, किसी को नहीं आया, एरर आ गया, या तो सर सर्वर में सेव ही नहीं होगी आईडी। दोनों को रिस्पॉन्स चला जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। सर या तो सर्वर में आईडी सेम है सर, या तो नहीं होगा। सर दूसरी आईडी सेव नहीं होगी अगर आपने 2 की हुई तो उनकी नहीं। मैं भी 2 भेज रहा हूँ, ये भी जबरदस्ती 2 भेज रहे हैं, उन्होंने 2 लिख के भेज दी। इस केस में स्टेटलेस है बिल्कुल, रिस्पॉन्स दोनों को कर देगा, आप ये कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा, सर जिसकी पहले रिक्वेस्ट चाहिए, जिसकी मतलब एक फेल हो जाएगी, एक पास हो जाएगी, ऐसे नहीं, दोनों की पास हो जाएंगे। वो भी आईडी 2 भेज रहे हैं, मैं भी आईडी 2 भेज रहा हूँ, तो ये फिर आईडी का रोल क्या हुआ? आईडी का फायदा क्या हुआ? यूजर को पहचानने के लिए। अगर मैं एक यूजर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहा हूं और सेम आईडी के साथ, तो मसला होगा। उसमें से हो सकता है सारी रिक्वेस्ट ना चले, उसमें से हो सकता है एक चल जाए, बाकी फेल हो जाए। ये जो आईडी यूज हो रही है, ये हर एक यूजर के लिए अलग अलग है। अगर मैं 5 रिक्वेस्ट एक साथ भेज रहा हूँ और 5 रिक्वेस्टों में आईडी मैंने 2 रखी है, तो मसला होगा। अगर ये रिक्वेस्ट अलग भेज रहे हैं, ये तो अलग सिस्टम से भेज रहे हैं ना, मैं अलग सिस्टम भेज रहा हूँ, तो हमें मसला नहीं होगा, हम लोग आइसोलेटेड हैं। ठीक है, तो आईडी क्यों यूज हो रही है? किसी एक सेशन के लिए, किसी एक यूजर के लिए। आईडी मैंने हटा दी, अच्छा हटा दूं तब भी रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन क्या फर्क होगा? जी आप आईडी मैं नहीं भेज रहा अपनी रिक्वेस्ट के साथ, तो सर्वर को इस केस में क्या करना होगा? क्या आईडी नहीं भेजी मैंने, तो सर्वर रिस्पॉन्स किस पे भेजेगा? उनको बताने दें। रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा तो फिर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, कुछ तो करेगा। क्या करेगा? आपको एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर देगा, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ ही भेजेगा उस टाइम, क्योंकि आईडी नहीं है ना। तो समझ जाएगा कि भाई ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए नहीं है, ये रिक्वेस्ट है कनेक्शन बनाने के लिए। कनेक्शन क्यों बना रहा है सर्वर हमसे? ताकि सर्वर जो है क्या भेज सके? नोटिफिकेशंस भेज सके। जैसे फेसबुक के नोटिफिकेशंस आते हैं ना, तो हर नोटिफिकेशन के लिए क्या आप रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं करते, खुद ब खुद नोटिफिकेशन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप फेसबुक के सर्वर के साथ कनेक्टेड हो, सर्वर आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन भेजता रहता है। तो जेसन आरपीसी में भी जब आप आईडी नहीं भेजते, तो आप समझ लें कि आप सर्वर के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। इस केस में सर्वर इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा, हाँ कोई नोटिफिकेशन होगा तो उस केस में रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये आईडी की सिंपल सी चीज़ थी जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करी थी। जिस एमसीपी सर्वर ये यूज़ कर रहा है। अब मुझे बताएं एमसीपी सर्वर कौन आके बनाएगा जल्दी से। अब मैं इनिशियल प्रोजेक्ट तो बना लेता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, यूवी को यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। बाय द वे हमारे पास विंडोज़ में क्या चीज़ आ गई है? कोवर्क आ गया है। ये आप समझे कि आप जो सिस्टम से रिलेटेड कोई भी काम कराना हो आपने, तो आप कोवर्क से बोल सकते हैं कि भाई मेरा डेस्कटॉप बहुत मैसी हो रहा है, इसको क्लीन कर दो, तो ऑर्गेनाइज कर देगा आपके बिहाफ में। तो ऐसे बहुत सारे काम ये कर सकता है।
लेकिन ये अभी विंडोज़ में चल नहीं रहा है। इसमें कोई बग है, इसको चलाने के लिए आपने कुछ कमांड्स चलानी पड़ेगी तो ये होगा, लेकिन है ये भी अच्छी चीज़ है। तो बहुत तेज़ी से एआई के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। आपको आइडिया हो रहा होगा कि ह्यूमन जॉब्स के ऐसा, जैसे कोविड आया था ना, कोविड ऐसे आया था आहिस्ता आहिस्ता सबकी जॉब्स जा रही थी, ऐसा हुआ था नहीं, एकदम से वक्त बदल गए थे। तो जब एआई का भी ऐसा होगा, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई तो अचानक बम फटेगा सबके ऊपर और जॉब्स यूँ जाएंगी। आज शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है, एकदम से आपके पास बम फटेगा और जॉब्स एक ही बारी में बहुत सारी जाएंगी। तो वो वक्त करीब है, तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार होना है, क्योंकि ये होगा। आपको भी आइडिया है कि मसला ये है कि एआई को बना रहा है तो स्पीड बहुत बढ़ गई है। इंसान बनाने होते तो मसला नहीं है, वो आराम से 5-6 साल लगते। अब एआई को बना रहा है तो वो स्पीड बढ़ गई है। अच्छा खैर, एप्लीकेशन बनाते जल्दी से, कितनी सारी चीज़ें खुली है यहाँ पर। अब मैंने ये मैंने मैसी डेस्कटॉप रखा हुआ है जानबूझ के, जब कोवर्क की टेस्टिंग करूँगा तो इसे समेटूंगा। खैर ये हमेशा से ऐसे ही है मेरे पास। ओह सॉरी, लेक्चर्स क्लास में हमने MCP सर्वर बनाया था, तो आपको बनाना आ गया होगा होपफुली। इसको डिप्लॉय भी करा था, लास्ट क्लास वाला ही कोड मैं खोल लेता हूँ ताकि जो है हम इसको डिप्लॉय हमने कर लिया था उसको समझें, और फिर जो है हम देखें कि इसको कैसे आप, बता दूंगा मैं, एजेंट्स के साथ यूज़ कर सकेंगे। तो लास्ट क्लास में कौन सा प्रोजेक्ट है? MCP लर्निंग का प्रोजेक्ट था। इसके अंदर सिंपल UV का प्रोजेक्ट हमने इनिशियलाइज किया था। क्या चीज़ इंस्टॉल करनी थी हमें MCP सर्वर बनाने के लिए? अच्छा, MCP सर्वर की जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन वगैरह। कौन आके बता रहा है? जब तक मैं ये खोल लूँगा तब तक कोई आके बता दे। MCP सर्वर क्या चीज़ है, क्यों यूज़ होता है, क्या फ़ायदा है? जी, कोई नया बंदा हो तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगा। कर्सर खुल रहा है मेरे पास जी, फाइनली आ जाए। इतने सारों में से एक हैंड रेज क्यों हो रहा है? रोज़ा लग रहा है आप लोगों को? या आता है लेकिन बताना नहीं आता? बताना नहीं आता, कोशिश किया करें कि बताना आए, वरना ऐसा लगेगा सामने वाले को नहीं आता। आ जाए बेटे, नाम बताएं अपना, इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उबैद रज़ा। MCP सर्वर क्या होता है? इंट्रोडक्शन काम ये बेग रज़ा के बाद क्या? हाँ, उबैद रज़ा के बाद क्या? आई एम उबैद रज़ा, द स्टूडेंट ऑफ GIIC क्वार्टर 4। ये जो ऐसा रहता है इसमें से भी 10% लोग आके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और कोई नहीं। तो वो आपको इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। कहीं भी आपके साथ, आपकी किसी के साथ मीटिंग हो गई, बोलेगा इंट्रोडक्शन, आप बोलेगा आई एम बेग उबैद रज़ा एंड आई एम GIIC स्टूडेंट, थैंक यू। तो वो भी बोलेगा ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो इंट्रोडक्शन बना के रखना है, ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी मुश्किल होती है, ज़ाहिर है इतनी सारी पब्लिक हो सामने, लेकिन जो है हमने कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करना है ना, तो इंट्रोडक्शन आपने बनाना है अगली क्लास तक, ठीक है? चलें आगे। MCP सर्वर की वैसे फुल फॉर्म तो ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जिसमें जिस तरीके से हम API यूज़ करते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए, इसी तरीके से हम AI एजेंट्स में MCP सर्वर यूज़ करते हैं डिफरेंट थर्ड पार्टी API सर्विसेज के लिए। हम जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट 7 का MCP यूज़ किया, GitHub का यूज़ किया, तो इस तरीके से हम अपना MCP सर्वर भी बना सकते हैं जैसे आज बनाए। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि फ़ायदा क्या है इससे, MCP सर्वर से?
फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर हम मल्टीपल यूज़र हों और एक ही हम सब सर्वर बनाओ तो सब वो यूज़ कर सकते हैं। कुर्सी वाले भाई को फिर बुला लें। बार बार बनानी नहीं पड़ेगी। उब्बा, क्या नाम है आपका? सत्तर। यार नाम याद नहीं होता मुझे, सॉरी, तो फिर मैं भूल जाऊँगा, मुझे पता है। तो खैर क्या, हाँ, कि मल्टीपल यूज़र को अगर मल्टीपल यूज़र एक ही एमसीपी सर्वर यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र्स एक ही एमसीपी सर्वर यूज़ कर सकता है। बार तो बार मल्टीपल यूज़र्स एक ही रेस्ट एपीआई यूज़ नहीं कर सकते। सर मतलब मैंने ये में स्टैंडर्ड यही है कि एमसीपी सर्वर यूज़ करें। बिल्कुल, एमसीपी सर्वर आपके पास, एमसीपी की लास्ट वर्ड क्या है? हाँ भी बजवाते हैं। एमसीपी की लास्ट वर्ड का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का क्या मतलब था? सेट ऑफ रूल्स। तो एमसीपी सर्वर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि इस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए एजेंट्स क्या करेंगे, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्शन बना के रिक्वेस्ट भेजेंगे और उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का को यूज़ करते हुए एक्शंस ले सकेंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, कॉन्टैक्ट 7 या गिटहब, कॉन्टैक्ट 7 और डिफरेंट सर्विसेज एक और सुपरबेस है और सुपरबेस है। ज़बरदस्त। तो भाई गाली हो गई के लिए तो बैठ दीजिए। तो बनवा लें आपसे एमसीपी सर्वर या किसी और को बुलाएं? गर्मी हो गई है यहाँ पे, है ना? चलो किसी और को बुला लेना। थैंक यू उबैद। उबैद 2। चलें जी, एमसीपी ये कर सकते खुला नहीं, खुल गया। क्या तरीका था एमसीपी सर्वर बनाने का? कितने लोगों को आता है? सिंटैक्स मसला नहीं है, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मतलब तरीका आपको याद होना चाहिए। आप आ सकते हैं, रुक जाए और देखने दें मुझे। एक और हैंड रेज हुआ है, ये नई शक्ल मुझे लग रही है। आ जाए। जी, तो एमसीपी सर्वर बनाने का क्या तरीका था? आप पहले तो अपने इंट्रोडक्शन, अब आगे लोग इस चक्कर में नहीं आएंगे कि इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद हामिद। करीब कर लें, करीब। This is Mohammad Hassan from Hyderabad and I am a student of class inter and currently I am enrolled in here GIC. चले 4 जुमले तो हुए, 3 जुमले। चल बढ़ाना है इसे, ठीक है? अपनी खूबियाँ बतानी है। जी, कैसे बनाएंगे हम एमसीपी सर्वर? क्या तरीका था? एमसीपी सर्वर हमने सीख लिया किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। एलएलएम को अगर कनेक्ट कराना हो तो हम एमसीपी सर्वर यूज़ करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है। जी, सबसे पहले तो इसका एक पैकेज डाउनलोड करेंगे जो कि है फास्ट MCP। सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले यूवी का प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद यूवी ऐड पैकेज का क्या नाम क्या? फास्ट एमसीपी। फास्ट MCP एमसीबी CLI उसका नाम है, ठीक है? तो नाम का मसला नहीं है, वो तो जाहिर है याद थोड़ी रहेगा, लेकिन नाम हमारे पास ये है। तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1, अपना एमसीबी सर्वर बनाने के लिए हम ये करेंगे यूवी ऐड एमसीबी CLI। अगला स्टेप, उसके बाद एक पाइथन की फाइल खोलेंगे। पाइथन की फाइल खोल ली, main.py मैंने main.2 और उसके अंदर हम एक क्लास इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फास्ट MCP फ्रॉम फास्ट स्मॉल में फ्रॉम फास्ट MCP ऐसे यस इंपोर्ट फास्ट MCP फास्ट MCP ऐसे चेक कर लें, ठीक है? बस ये जाहिर है तो मुझे भी याद नहीं होगा, लेकिन इन्होंने लास्ट वाला पार्ट तो सही बताया, ठीक है? अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद हम इस क्लास को इनिशियलाइज करवाएंगे। इनिशियलाइज कराएंगे। तो एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं ऐप।
उसके अंदर ऐप, ठीक है। फास्ट MCP फास्ट MCP को हमने इनिशलाइज कर दिया। ब्रैकेट्स, अब इसके अंदर हम इसका नेम देंगे जो हमने अपने MCP सर्वर में name, रखना होगा। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं जो, फर्स्ट MCP सर्वर। और दूसरी उसके बाद हम इसकी स्टेट बता सकते हैं कि ये स्टेटलेस है या स्टेटफुल है। स्टेट बता सकते हैं कि इसको स्टेटफुल रखना है या स्टेटलेस रखना है। तो स्टेटफुल कब रखते हैं, वो हमारा वीक 2 के टॉपिक से जो प्रेजेंटेशन थी, वो डॉक्यूमेंट सर अमीन ने शेयर करी है, तो उसके अंदर हम सीखेंगे कितनी तरह के हम स्टेटफुल और स्टेटलेस को कैसे सेट करते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी का नाम था, पता नहीं। स्टेटफुल स्टेटलेस HTTP इक्वल्स टू ट्रू, जिसका मतलब ये है कि अब हमारा सर्वर जो है वो क्या हो गया, स्टेटलेस। स्टेटलेस। मतलब जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा या LLM रिक्वेस्ट भेजेगा वो बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस होता है ना। बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस नहीं होता, स्टेटफुल होता है। बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल होता है, इसलिए मैंने स्टेटलेस ट्रू कर दिया, तो अब ये स्टेटलेस हो गया जी। अब इस सर्वर को चलाने के लिए हम कुछ कोड लिखेंगे। सर्वर को चलाने के लिए कुछ कोड लिखेंगे। सबसे पहले जो हमने ऊपर जिस वेरिएबल के अंदर इसको इस क्लास को इनिशियलाइज करा हुआ है वो लिखेंगे ऐप डॉट, इसके बाद एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल, तो फंक्शन का नाम क्या था, स्ट्रीमेबल अंडरस्कोर HTTP ऐप। ये कोई सजेशन भी नहीं दे रहा, कर्सर भी चला हो गया। सही है, चेक कर लें। क्या बात है भाई, याद है। और लास्ट में हमारे पास इसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा ताकि हम इसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए इसे स्टार्ट रन कर कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा MCP सर्वर बन गया। सही है, कोई गलती इसमें, गलती है सर, गलती है, डेकोरेटर MCP ये चलेगा नहीं चलेगा। मैं तो बोला था MCP सर्वर बनाना, तो इन्होंने बना के दे दिया। टूल बनाने का नहीं बोला। अच्छा, इसके अंदर आज हम एक और चीज़ देखेंगे, समझेंगे, टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स। टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, लेकिन दो और चीज़ें हैं MCP के अंदर, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स। तो वो भी हमारे पास काफ़ी काम की चीज़ है, समझने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसको चलाते कैसे, टर्मिनल खोलेंगे, टर्मिनल खोलेंगे, UV के थ्रू इसको रन करेंगे। UV रन यूबीकॉन, उसके बाद हमारी फाइल का नाम, कॉलन लगा के नहीं सिंपल स्पेस फाइल का नाम देंगे, main2 कॉलन लगाएं। और उसके बाद जिस वेरिएबल के अंदर हमने इसको रन करने के लिए रखा था जो कि हमारा MCP है, वेरिएबल का नाम क्या है, MCP है। तो फाइल का नाम हमने लिखा और MCP और माइनस रीलोड कर देना है। ये पूरी कमांड में यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि ये उल्टा पुल्टा, हाँ, अलग अलग लाइनों में आ गई है। लास्ट में हमारे पास ये कमांड है, रूबी रन, फाइल का नाम, वेरिएबल का नाम हमने MCP रखा है तो वही वेरिएबल का नाम आ गया, माइनस रीलोड। जब भी हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एंटर दबा के देखते हैं, हमारा MCP सर्वर खाली स्टार्ट हो जाएगा। क्या मैं इसमें रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ पोस्टमैन को यूज करते हुए, भेज सकता हूँ? क्या मैं इस MCP सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ पोस्टमैन को यूज करते हुए? भेज सकता हूँ। कैसे भेजूंगा, अभी टूल्स वगैरह तो नहीं बने हुए, लेकिन रिक्वेस्ट मैं भेज सकता हूँ। और वो मैं कैसे भेज सकता हूँ, उसके लिए मुझे एक URL लिखना होगा। URL तो मेरे पास है, आए नहीं ब्राउजर, चलिए खोल रहे हैं। तो ब्राउजर पे मैं आता हूँ, मेरा MCP सर्वर स्टार्ट हो गया। वेरीफाई करना है कि स्टार्ट हुआ भी है नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट 8000/MCP। तो हमने ये पढ़ा था कि URL के अंदर MCP लगाना जरूरी है। किसने MCP सर्वर डिप्लॉय करके चलाया है?
एक, बस एक, ठीक है। मैं तो तो अब किसकी बारी आएगी डिप्लॉय करने के लिए? आपका नाम क्या? जी आपका, जी जी, बिल्कीस, सही है सही। तो बिल्कीस हमारे पास मौजूद है और ये हमें अगले स्टेप्स बताएंगी आगे बढ़ने के। ठीक है, तो क्या नाम था आपका? मोहम्मद नाम मैं भूल जाता हूँ तो यार बुरा नहीं मानता। हसान जो है, हसान ने हमें सही एमसीपी सर्वर बनाना दिखा दिया है, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, इनको याद है। इसमें एरर आ रहा है, लेकिन जो है इससे हमें ये पता चल रहा है एमसीपी सर्वर स्टार्ट हो गया। तो भाई हसान के लिए तालियां हो जाए। और अगला हम बुला लेते हैं बिल्कीस को, ताकि हम समझ सके जो हमने डिप्लॉयमेंट करी थी वो सही है नहीं है। और टाइम क्या हो गया हमारे पास? उस हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि हमने डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, उसको हम देखेंगे। फिर हमारे पास रिसोर्सेज हमें समझना है और प्रॉम्प्ट्स हमने समझना है कि एमसीपी के अंदर 3 मेन चीज़ें हैं, एक टूल्स, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स। तो टूल्स हमने सीख लिया और टूल्स आपने यूज़ भी करें, और यही हमने बनाना भी सीखा। रिसोर्सेज क्या चीज़ है वो हम समझेंगे, बनाएंगे नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं होगा। प्रॉम्प्ट्स क्या है वो भी हम समझेंगे कि प्रॉम्प्ट्स क्या चीज़ है, क्योंकि जब हमने इसका प्रैक्टिकल किया था लास्ट टाइम, तो ये क्योंकि हम जेमिनाई से करते हैं तो जेमिनाई पे वो चल नहीं रहे थे, रिसोर्सेज भी नहीं चल रही थी और प्रॉम्प्ट्स का फीचर भी नहीं चल रहा था। तो खैर नहीं आना, नहीं आए तो बता दो, पहले आ जाए फिर फंसाएंगे ना। बनाने का क्या तरीका होगा अब तो बता दूं। क्या नाम था? रिजवान भाई, अब तो बता दूं टूल कैसे बनेगा। क्या सिंपल है, आसान है। डेकोरेटर लगा के लगता है टूल बन जाता था। बिल्कुल, डेकोरेटर लगा के टूल का नाम लिखते थे और डेकोरेटर बन जाता था। कैसे? mcp.tools। देख लें, पहले इंपोर्ट कराएंगे। क्या इंपोर्ट कराएंगे? सबसे पहले हमारे पास जो हमने इनिशियलाइज कराया था उसी वेरिएबल को यूज़ करके हम क्या बनाएंगे? टूल बनाएंगे। बस ये टूल बनाने का तरीका है। रिसोर्सेज भी आसान है बनाना और प्रॉम्प्ट्स बनाना भी आसान है, लेकिन हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाते क्योंकि वो जेमिनाई के साथ हमें कनेक्ट करना होता है और जो है वो सही चलते नहीं है। लेकिन खैर, टूल बनाना बहुत आसान है। आपका जो भी वेरिएबल है उसके साथ डेकोरेटर लगेगा और टूल का फंक्शन हम कॉल करेंगे। ऐसे ही करेंगे रिजवान भाई। तो क्या लिखूँ अब यहाँ पे? अभी भी गलत बताया ना, MCP लिखेंगे। हाँ अभी दिखाया मैंने। नाम लिखूँ, क्या लिखूँ? डॉट टूल। अब इसको कॉल करा लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन बना लेंगे ग्रीट, और मतलब फंक्शन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा जो भी हमें रिटर्न कराना होगा। या बेहतर कभी मैं बना सकता था। सही है, बन गया, पक्की बात है, गलत बनाया। जी बिल्कीस, अपना इंट्रोडक्शन दे पहले। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिल्कीस शाहिद एंड आवाज़ नहीं आ रही, माइक करीब। I am basically electronics engineer, but suddenly got chance to enroll here and studying with you people as you see in quarter 4, and alhamdulillah I have been कुछ बनाया?
point. सर क्या इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड से आई हैं, उससे क्या हुआ भाई? सर इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में एक दूसरे को उंगली दिया सर करो। बनाया कुछ भी नहीं, बट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड और ये वेब डेवलपमेंट बोथ आर द डिफरेंट फील्ड्स हैं एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल नई फील्ड थी मेरे लिए जब मैं यहाँ पे आई थी, बट क्योंकि मुझे चांस मिला था तो आई थॉट कि आई शुड अवेल इट। और हमें अच्छा, मुझे आज की दुनिया में ना क्या चीज़ लगती है, पहले आज से 2 साल पहले क्या होता था, जो इस फील्ड में है ऐसा लगता था उसे ज़्यादा एडवांटेज था, क्योंकि उसको पहले से फील्ड की नॉलेज थी तो वो आसानी से कर लेता था और वो सक्सेस भी उसको इतनी मुश्किल नहीं होती थी जितनी नए बंदे को होती थी 2 साल पहले तक। अब जो नए फील्ड से आ रहे हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज है। कैसे? यही वजह एक्सपर्टीज की वजह उनके पास डोमेन एक्सपर्टीज है, जो आईटी की फील्ड में ही है ना बचपन से, वो आईटी में ही चल रहे हैं। अब एआई आके आईटी का काम कर रहा है तो अब उनके पास दूसरी नॉलेज नहीं है कि वो अपनी कोई प्रोडक्ट बना सके। जो दूसरे डोमेन से आ रहे हैं उनके पास दूसरे डोमेन की नॉलेज है, उनको पता है दूसरे डोमेन में क्या प्रॉब्लम्स है जो ऑटोमेट हो सकती हैं, वो एआई से ऑटोमेट कराते हैं। तो ऐसा हमारी PIIC क्लास हो रही है और ऐसे 10-15 ऐसे लोग हैं जो दूसरी फील्ड से आए हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट में इनिशियलाइज किया। तो ये यहाँ रट्टा नहीं चलेगा, वहाँ देख लिया अरे यहाँ MCP लिखा हुआ है तो यहाँ भी MCP है, एरर आ जाता फिर भी नहीं सेट करते। तो खैर हमारे पास ये हो गया, इसकी डिप्लॉयमेंट हम क्विकली देख लेते हैं कैसे हुई थी। डॉकर फाइल हमने बनाई थी। डॉकर फाइल क्यों बनाई थी? क्योंकि जहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे इसे, हम इसको कंटेनर के अंदर चलाएंगे MCP सर्वर को। हमने डिप्लॉय कर दिया था लास्ट क्लास में। अच्छा, तो उसके लिए हमने डॉकर फाइल बनाई थी। डॉकर फाइल के अंदर हमारे पास ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि हम करते रहे, इसके अंदर कोई यूनिक चीज़ ऐड नहीं हुई है। main.py, एक्सपोज, हेल्थ चेक ये किसने ऐड किया? खैर ये हमारे पास चेक करने के लिए होता है कि आपका MCP सर्वर सही चल रहा है, कंटेनर को ये बताता है हेल्थ चेक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये हमारी कमांड थी uv run uvcon। मेन हमारी फाइल का नाम था, MCP ऐप हमारे उस वेरिएबल का नाम था जिसमें हमने स्ट्रीमेबल HTTP के फंक्शन को कॉल किया था। तो ये हमारे पास डॉकर फाइल main.py के लिए बनी हुई। कौन सी करली ब्रैकेट? डेकोरेटर के आगे कहाँ लगाए? राउंड ब्रैकेट लगाए ना, तो सही नहीं है, यहाँ पे भी लगाए ना। ये टूल के फंक्शन को कॉल करना होता है। साथ में इस टूल के फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं दे सकता हूँ? टूल का नेम कुछ भी दे सकते हैं। अगर नाम नहीं दूंगा तो ये कहाँ से नाम उठाएगा? फंक्शन का नाम जो भी है हमारे पास वो हमारे टूल का नाम हो जाएगा। तो टूल का नाम अगर आपने अलग रखना है तो उसका नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। तो ये वाले पैरामीटर्स भी इम्पोर्टेंट है कि टूल क्या कर रहा है उसके बारे में। ग्रीटिंग टूल, तो ये हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन आ सकता है। ये डिस्क्रिप्शन और नाम किसको हेल्प करते हैं? इसके लिए ये सही है। हेलो, याद यूज़ करना पड़ेगा। वापस आते हैं वो जो उन्होंने जवाब नहीं दिया था पहले, अब दे देंगे मुझे लग रहा है। हैंड रेज कर, हैंड रेज कर जी। हसन गुदगुदी हो रही है जी, बताएं। आपसे ही बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास में नहीं आए थे, इनका ये अलग की कहानी है। डिस्क्रिप्शन और नेम क्यों हम लिख रहे हैं, किसको फायदा है? आप बता दें। आवाज आगे आ गई, जगह मिल गई ना, है ना? पीछे बैठती है ना, आपसे आप पे लेजर लाइट जी। आप आगे बैठते हैं? नहीं, 2-3 शायद आप पीछे बैठते हैं। खैर तो बताएं। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो दिमाग लगाने वाली चीज़ है। MCP के टूल्स हम किसके लिए बना रहे हैं? एजेंट के लिए। एजेंट के लिए बना रहे हैं। एजेंट के अंदर दिमाग वाली चीज़ कौन है? LLM है।
तो LLM को कैसे पता चलेगा ये टूल क्या कर रहा है? नेम और डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा। नेम और डिस्क्रिप्शन उसके लिए बनाओ। जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा उतनी आसानी होगी टूल कॉल करने में। किसको? एजेंट को। जितना खराब ये होगा, हो सकता है टूल कॉल मिस कर दे आपका एजेंट। तो ये सिंपल सी चीज़ है। CI/CD पाइपलाइन लास्ट क्लास में हमने देखी थी, वो वैसी ही है आपके पास। कहाँ पे बनाई थी CI/CD? बिल्कुल गिटहब एक्शन पे हमने CI/CD पाइपलाइन बनाई थी। जब भी हम कोई कोड पुश करते हैं गिटहब पे, ऑटोमेटिकली हगिंग फेस पे डिप्लॉय हो जाता है हमारा MCP सर्वर। तो उसके लिए हमने कौन सी फाइल बनाई थी? कांगू टाइप हो गई। तो खैर इसकी मैंने डॉक्यूमेंट बनाई भी थी, और ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को डिप्लॉयमेंट ये CI/CD पाइपलाइन बनाना आ जाए। क्योंकि चाहे मैं हगिंग फेस के साथ ये पाइपलाइन बनाऊँ, चाहे मैं AWS के साथ बनाऊँ, अप्रोच सेम रहेगी। वो जो YAML फाइल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये फ़र्क होगा। अप्रोच सेम रहेगी, चाहे मैं AWS पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, कहीं पे भी डिप्लॉय कर रहा हूँ। ये गिटहब एक्शंस बहुत काम आते हैं। तो ये रहा हमारा क्लास कंटेंट, और इसके अंदर हुरैन बहुत मेहनत करती हैं। हुरैन के लिए तालियां हो जाए कि उन्होंने जो है सारा कंटेंट हमारा सेट करके रखा हुआ है कि कोई किसी का अगर कोई पूछे कि भाई क्लास 19 में क्या पढ़ा था, तो आपके पास ये पूरी लिस्ट आ जाए। हाँ, तो इफ्तारी में आप दुआ करेगा कि भाई ऐसे ही वो पोस्टिंग करती हैं। आज अगर आई नहीं है ना, आज नहीं आई है। कहाँ है भाई एजेंट फैक्ट्री, जेसन RPC, हेलो MCP सर्वर, CI/CD पाइपलाइन। तो इसकी मैंने जो है डॉक्यूमेंट बनाई भी थी, इसको यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। अच्छा, गिटहब एक्शन की फ़ाइल कैसे बनती है? हाँ, गिटहब एक्शंस मुझे बनाने गिटहब पे डॉट गिटहब का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर वर्कफ्लोज का फ़ोल्डर होता है, और इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ मैं? नहीं, चेंज कर सकता हूँ, नाम कुछ भी रख सकता हूँ इसका, deploy.yaml का। तो ये फाइल हम क्विकली बना देते हैं। अच्छा, ये तो वही CI/CD पाइपलाइन आपकी बन जाएगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस फाइल में हो क्या रहा है इतने पार्ट में? जब भी मेन ब्रांच में कोई सर, ये मेन से जो भी कोड होगा वो मेन से उठाएगा, जिस रेपो को हम गिटहब एक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा जो हिस्सा है ये यूज़ होता है किस लिए? आप बताएं। आप आगे बैठती हैं ना, आपको तो आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये जो हिस्सा हाईलाइट किया हुआ है ये क्यों यूज़ होता है? बताने के लिए कि हमारा गिटहब एक्शन कब चलेगा। उसके बाद ये जॉब्स हैं। जॉब्स का मतलब ये है कि गिटहब एक्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए। हमारे पास ये सारी चीज़ें चलनी है। ये उबंटू लेटेस्ट आपका गिटहब एक्शन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा जो है आपके पास डिप्लॉय करने के कुछ स्टेप्स हैं, जिसके अंदर हमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, जो कि टोकन, यूज़र नेम और स्पेस नेम। इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? गिटहब हगिंग फेस में गिटहब एक्शन को यूज़ करते हुए डिप्लॉय करेंगे अपने सारे कोड को। तो ये हमारा तरीका था। तो इस तरीके से जब भी मैं गिटहब पे पुश करूँगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो MCP सर्वर है वो कहाँ पे पुश हो जाएगा? हगिंग फेस। अब सवाल ये आता है कितने लोगों को रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स के बारे में पता है? अच्छा, इसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है जो हमारी टूल्स तो हमने पढ़ लिया। MCP सर्वर के अंदर टूल्स होते हैं जो कौन यूज़ करता है? हमारा एजेंट यूज़ करता है। एजेंट MCP सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके जो भी टूल्स हैं वो यूज़ करता है। तो अभी हमने एक ही टूल बनाया था। तो हम जो है, जो लास्ट क्लास में भी मैंने खोला था, एजेंटिक AI की रिपोजिटरी जो आपकी पहले भी थी, ये वाली नहीं,
लर्न एजेंटिक एआई की रिपॉजिटरी। इसके अंदर आपके पास जो है एआई प्रोटोकॉल्स का फोल्डर था, और इसके अंदर आपके पास एमसीपी, और एमसीपी के अंदर आपके पास ये सारी वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, एचटीटीपी थ्योरी, रेस्ट एपीआई, रेस्ट और रेस्ट एपीआई, जेसन आरपीसी, फंडामेंटल प्रिमिटिव्स। इसके अंदर हमारे पास 3 मेन चीज़ें हैं। एक जो 3 मेन प्रिमिटिव्स हैं वो क्या हैं? डिफाइनिंग टूल्स, डिफाइनिंग रिसोर्सेज, वर्किंग विद प्रॉम्प्ट्स। तो टूल्स तो हमने देख लिया, टूल्स बहुत आसान से। डिफाइनिंग रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटिंग क्लाइंट, ये भी हम देख लेंगे कि इसमें क्या चीज़ करानी है, क्योंकि क्लाइंट तो बेसिकली वो है जो आपका एमसीपी सर्वर यूज़ कर रहा है। तो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे प्योर पाइथन का क्लाइंट कैसे बनाना है जो एमसीपी सर्वर यूज़ कर रहा है। खैर, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपके सामने है, इसको जूम कर दो। क्या है रिसोर्सेज? अच्छा, ये बुक भी है आपके पास, ये एंट्रोपिक का एक कोर्स है। जब मैं आपके साथ कोर्स कंटेंट शेयर करूंगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर ये क्या मिल गया? अच्छा, यूट्यूब की वीडियो भी है इसमें, वीडियोस को देख के भी देख सकते हैं। चलें खैर, उसको छोड़ें। ये आपके पास मुझे बताएं कि रिसोर्सेज क्या चीज़ है? जी बिल्किस। सर एमसीपी जो यूज करता होगा फीचर्स होंगे जो यूज करता होगा, फीचर्स होंगे जो रिसोर्सेज में आते होंगे? नहीं। रिसोर्सेज से क्या चीज़ आपके दिमाग में पहले आती है? सबसे पहले एमसीपी सर्वर को हटा के रिसोर्सेज से क्या चीज़ आती है? फाइल्स, फोल्डर्स, ऐसा ही है। हो रही है रात के दौरान खुद बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसोर्सेज की मैंने एग्जांपल भी खोल के दे दी है। क्या समझ आ रहा है रिसोर्सेज से? एमसीपी सर्वर के अंदर हम रिसोर्सेज भी बना सकते हैं जी। तो जब मैंने ये बात बोली तो इससे क्या चीज़ समझ आ रही है? हम क्या कर सकते हैं, एमसीपी सर्वर में डिफरेंट फाइल्स का एक्सेस दे सकते हैं एमसीपी सर्वर के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल मेरे एमसीपी सर्वर से कोई कनेक्ट करता है और उसमें रिक्वेस्ट भेजते हैं और फाइल का नाम मेंशन करता है, तो मेरा एमसीपी सर्वर क्या करेगा, उस फाइल की डिटेल्स भी लेगा और यूज़र का प्रॉम्प्ट भी लेगा, उसको मिला के एलएलएम के पास भेजेगा और एलएलएम उसको पढ़ के रिस्पॉन्स देगा। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट फाइल्स मौजूद थी मेरे एमसीपी सर्वर में। यहाँ पहले एक डब्बा खराब था, 2 1 सेकंड 3 4। हाँ, तो कैन यू प्लीज समराइज द कंटेंट ऑफ @ मैंने लगाया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट फाइल्स की इंफॉर्मेशन आ गई है। जब मैं किसी भी फाइल को सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल design.md को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे पास design.md का जो मेरा एमसीपी सर्वर क्या करेगा, design.md का जो भी कंटेंट होगा वो पूरा निकालेगा और किसको भेज देगा, एजेंट को भेज देगा, एलएलएम को भेज देगा। और एलएलएम को जब ये मिलेगा तो एलएलएम क्या करेगा, उस रिसोर्स के कंटेंट को समराइज करके यूज़र को दे देगा। तो एमसीपी सर्वर का आपके पास जो है ये रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप रिसोर्सेज भी बना सकते हैं। रिसोर्सेज से होगा ये कि आप जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज़र एलएलएम को भेजनी है, प्रॉम्प्ट के साथ कोई फाइल्स भेजनी है तो आप साथ में भेज सकते हैं। और इसको इम्प्लीमेंट करने का ये तरीका होगा यूज़र के एंड से कि यूज़र क्या लिखेगा, @ का साइन लगाएगा, उसके बाद सारी एमसीपी सर्वर की रिसोर्सेज डिस्प्ले पे आ जाएंगी। उनमें से कोई भी रिसोर्स सेलेक्ट करेगा तो एमसीपी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस रिसोर्स का जो भी कंटेंट है वो एलएलएम तक पहुंचाए।
तो रिसोर्सेज का ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से प्रॉम्प्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रॉम्प्ट्स भी इसमें एक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट होगा प्रॉम्प्ट्स का, तो कम आ रहे जी जी इंस्ट्रक्शंस करीब है, किसने बताया, करीब करीब डायनामिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने MCP सर्वर में कुछ बने बनाए प्रॉम्प्ट्स लिख के रख देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट करने के लिए कोई भी फाइल है मेरे पास, उसको फॉर्मेट, इसमें रिसोर्स की भी एग्जांपल मौजूद है, इसमें उसकी भी क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट की भी। तो MCP सर्वर में हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं, जिससे होता ये है कि यूज़र को प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़र क्या करेगा, /फॉर्मेट लिखेगा, MCP सर्वर उसके बिहाफ में पूरा का पूरा क्या लिख देगा, प्रॉम्प्ट लिख देगा। तो ये बेसिकली किसके लिए आसानी हुई, यूज़र के लिए आसानी हुई। यूज़र आए एप्लीकेशन में, उसको अपना कोई पैराग्राफ जो है फॉर्मेट कराना, तो यूज़र जो है पूरा प्रॉम्प्ट लिखता था पहले, लेकिन हमने क्या किया, उसको एक कमांड दे दी /फॉर्मेट की, जिसको जब भी वो चलाएगा तो रिक्वेस्ट जाएगी MCP सर्वर पे, और MCP सर्वर में वो फॉर्मेट का जो प्रॉम्प्ट है वो MCP सर्वर रिटर्न करेगा। अब वो किसको भेज देगा, LLM को भेज देगा, और LLM जो है उस प्रॉम्प्ट के बेस पे आपको अच्छा आंसर देगा। तो ये सिर्फ टूल्स नहीं है MCP सर्वर के अंदर, रिसोर्सेज भी और फॉर्मेट भी है। अगली क्लास में हम ये करेंगे कि इसकी एक डायग्राम है, उसको समझेंगे कि ये किस तरह से एजेंट के साथ वर्क कर रहा होता है। अभी हमने स्टैंड अलोन MCP सर्वर को समझा, ये एजेंट के साथ किस तरह से वर्क कर रहा होता है, उसकी डायग्राम हम समझेंगे और जो है फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। डॉक्यूमेंट मैं डिस्कॉर्ड में शेयर करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से जो है पूरी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मुलाकात होगी। नमाज पढ़ लेगा।